नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। और देखिए ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सफलता सीरीज़ का जो है वो पार्ट है। आपको पता है कि सफलता सीरीज़ में जो है हम हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं और अभी तक 18 पार्ट सफलता सीरीज़ के हो चुके हैं। ये 19वें नंबर का पार्ट जो है सफलता सीरीज़ का आज हम डिस्कस करेंगे। और वो जो उत्तीर्ण सीरीज़ हमने चलाई है वो डेली बेसिस पर करंट अफेयर को कवर करती है, और इसके अलावा जो अभ्यास सीरीज़ चलाई है वो मंथली बेसिस पर जो है वो करंट अफेयर्स को कवर करती है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर इन विच ईयर एनी बेसेंट बिकेम सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो बोलते हैं कि किस वर्ष एनी बेसेंट जो था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की दूसरी अध्यक्ष बनी थी। अगर हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की तो देखो एनी बेसेंट इसकी प्रेसिडेंट बन चुकी हैं और ये प्रेसिडेंट बनी थी सेकंड नंबर की प्रेसिडेंट इसकी। ये 1907 में जो था वो इसकी प्रेसिडेंट बनी थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन बन सकता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की के द्वारा और कर्नल हेनरी ऑलकाउट के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। कौन से ईयर में इसकी स्थापना की गई थी? तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ लेता है कि कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो न्यूयॉर्क सिटी में जो था वो, न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पर इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखो न्यूयॉर्क से इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है और अड्यार जो कि मद्रास में पड़ता है कहीं, तो वहाँ पर इंडिया में जो है उसका हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। अड्यार आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो बनाया जाता है। फिर अब इसी तरह काम चलता रहता है, ये लोग अपना काम करते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इनका देहांत हो जाता है तो उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर की प्रेसिडेंट जो है वो बनती हैं एनी बेसेंट। ऑलकाउट थे जो इसके संस्थापक थे, कर्नल हेनरी ऑलकाउट। उनका देहांत हो जाता है 1907 में और 1907 में एनी बेसेंट इसकी प्रेसिडेंट जो है वो बन जाती हैं। वैसे एनी बेसेंट जो था वो 1893 में जो था वो इंडिया आई थी, और इंडिया आने के बाद इन्होंने क्या किया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज एक बनारस में स्थापित किया था 1898 में, वो भी आपने ध्यान रखना है। और इसको बाद में चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बना दिया गया 1916 में चलकर, जो इनके द्वारा कॉलेज स्थापित किया गया था। तो ये हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी से स्टार्ट किया और एनी बेसेंट के बारे में जान लिया। और हमने जान लिया कि जो बनारस हिंदू सेंट्रल हिंदू कॉलेज था बनारस का, वो जो था वो पहले 1898 में स्थापित किया गया था इनके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, और बाद में चलकर इसी को जो था वो कंबाइन कर दिया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो 1916 में स्थापित हुई, उसका नाम जो है वो इस तरह से पड़ा। ठीक है जी, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोलते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां अचीव्ड मार्टिरडम इन। तो बोलते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, रोशन सिंह हो गए, अशफाक उल्लाह हो गए, इनको शहादत प्राप्त हुई थी, परंतु कौन से ईयर में इनको शहादत जो था वो प्राप्त हुई थी? अगर हम बात करते हैं कि इनको शहादत कब प्राप्त हुई थी, जनरली तो हमने पढ़ा है कि 1927 में जो था वो इनको शहादत प्राप्त हुई थी। परंतु अब देखो पब्लिक सर्विस कमीशन बड़े टफ करके क्वेश्चन जो है वो पूछता है, और क्वेश्चन बेशक आसान होगा, ऑप्शन इतनी टफ बना देगा कि आंसर करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन कुछ उसी तरह से जो है वो बनाई गई हैं। यहाँ पर 1927 तो हर एक ऑप्शन में दिया गया है, परंतु एग्जैक्टली आपको मंथ भी जो है वो पता होना चाहिए कि कब इनको जो था वो शहादत प्राप्त हुई थी। तो इनको जो था वो दिसंबर 1927 ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस दिसंबर 1927 में जो था वो इनको शहादत प्राप्त हुई थी। पूरी बात क्या थी कि किस तरह से क्या हुआ वो हम जानते हैं। यहाँ पर देखो 1924 में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि 1924 में HRA की स्थापना की गई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो की जाती है। और इसके जो फाउंडर होते हैं उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल जैसे लोग जो हैं वो आते हैं। उसके बाद जो है काकोरी कांड होता है 1925 में। काकोरी जो कॉन्स्पिरेंसी होती है ना, रॉबरी होती है, ये 1925 अगस्त महीने में जो है वो होती है। यहाँ पर एक ट्रेन को जो है वो लूटा जाता है, और मुख्य रूप से जो इस ट्रेन की कॉन्स्पिरेंसी में पकड़े गए थे उनमें से बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह ये थे। और इनको क्या किया गया था, इनको जो था वो फांसी दे दी गई थी, और इनको फांसी दी गई थी दिसंबर 1927 में, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद 1928 में क्या होता है, 1928 में आप देखते हैं कि HSRA की स्थापना की जाती है। और उसके बाद आपने 1929 का भी ध्यान रखना है। 1929 में क्या हुआ था, अप्रैल महीना था, 1929 थी, और यहाँ पर जो था वो क्या किया गया था, सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पर बम जो था वो फेंका गया था। लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन पढ़े हैं, तो अभी रिवाइज हो रहा है, और जितना हम रिवाइज करेंगे
करेंगे उतनी ही चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद 1931 में क्या हुआ था, मार्च महीना था, 23 तारीख थी और 1931 था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो इस तरह से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं पैरेलल गवर्नमेंट इन तमलुक, सतारा, बालिया एंड तेलचार वॉज द मेन फीचर ऑफ। तो बोलते हैं कि तमलुक हो गया, सतारा हो गया, बालिया हो गया, यहाँ पर जो था वो पैरेलल गवर्नमेंट जो था वो फॉर्म की गई थी। अब यहाँ पर एक समांतर सरकारें जो था वो बनाई गई थी, ये किसका मुख्य रूप से एक फीचर था, तो देखो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आपको देखने को मिलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में जो है वो चलाया जाता है। 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। महात्मा गांधी जी को जो है वो मुख्य रूप से लीड करने के लिए कहा जाता है, वो मुख्य रूप से लीड करते हैं। इस दौरान वो नारा भी देते हैं, डू और डाई का, करो या मरो का नारा। गांधी जी के द्वारा जो है वो लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है उस दौरान। गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उनको कहा जाता है कि आप रिज़ाइन मत करो, परंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस टाइम कांग्रेस थी उसके साथ अपना अलायंस जो है वो बना लो। स्टूडेंट्स को कहा गया कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़ दो और आंदोलन में भाग लो। सोल्जर्स को कहा गया कि आप आर्मी को मत छोड़ो, परंतु जो आपके अपने लोग हैं उनके ऊपर फायर मत करो। पीजेंट जो थे वो उनको कहा गया, जो किसान थे उनको कहा गया कि जो जमींदार एंटी गवर्नमेंट है, सरकार के खिलाफ है, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ है, उसको क्या करो, उसको आप टैक्स तो दो, परंतु एक म्यूचुअली एग्री टेस्ट दो कि जो लोग सारे सहमत हैं वैसा टैक्स जो है वो उनको दो। अगर कोई जमींदार ऐसा है जो सरकार का पक्ष ले रहा है तो उसको टैक्स दो ही मत, ये कहा गया। तो इस तरह से जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हुआ था। फिर पैरेलल गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो गई, जैसे कि तमलुक में पैरेलल गवर्नमेंट जो था वो बनाई गई थी। तमलुक में जो पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी उससे पहले बालिया में पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी। बालिया में 1942 अगस्त महीने में ये बनाई गई थी। चीतू पांडे इसको लीड कर रहे थे। तमलुक में भी बनाई गई 1942 में ही। 1944 तक ये रही जातीय सरकार, विद्युत वाहिनी, इस तरह से जो था वो इन्होंने अपने प्रोग्राम चलाए। सतारा में भी बनाई गई, 1943 से 45 तक ये काम करती रही। तो इस तरह से इनके द्वारा ये अलग अलग पैरेलल गवर्नमेंट्स जो था वो फॉर्म की जाती थी उस दौरान। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फ्रीडम फाइटर इज रेफर्ड टू एज द हीरोइन ऑफ 1942 मूवमेंट। तो बोलते हैं कि कौन सी फ्रीडम फाइटर ऐसी थी जिनको जो है वो हीरोइन भी कहा जाता है, यानी कि नायिका कहा जाता है 1942 के आंदोलन का। तो नायिका के रूप में कहा जाता है किसको, अरुणा असफ अली को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अरुणा असफ अली को जो है वो नायिका भी कहा जाता है, हीरोइन भी कहा जाता है 1942 की मूवमेंट का। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको लिंक करके एक दूसरे के साथ जोड़ के याद रखने हैं और डेफिनेटली ऐसे ही ये याद रहेंगे। देखिए, अगर आप अरुणा असफ अली के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो देखो, अरुणा असफ अली जो था इन्होंने 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस दौरान इन्होंने भाग लिया था। 1941 में जब इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था तो उस दौरान इन्होंने भाग लिया था। अच्छा, पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, फर्स्ट जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद देखो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद इन्होंने आज़ादी के बाद जो था वो वामपंथी समाजवादी एक समूह था, वामपंथी समाजवादी एक समूह था, उसको ज्वाइन कर लिया। इसको ज्वाइन कर लिया इनके द्वारा। और 1955 में क्या हुआ था, ये समूह जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी में जो था वो विलय का हो गया था। तो ये अरुणा असफ अली का थोड़ा सा योगदान रहा था। 1909 से लेकर 1983 तक जो था वो इनका काफ़ी योगदान जो था वो यहाँ पर रहा। अब देखो, इनको जो है वो भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इनको भारत रत्न अवार्ड मरणोपरांत मिला था 1997 में, ये आपने ध्यान रखना है। इनको एक लेनिन अवार्ड होता है, ये लेनिन अवार्ड भी इनको मिल चुका है और ये 1964 में लेनिन अवार्ड इनको मिला था। तो ये अवार्ड भी आपने इनके ध्यान रखने हैं। अवार्ड के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है, खासकर भारत रत्न अवार्ड के बारे में कुछ भी पूछा जाए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हम अच्छे से रिवाइज इसलिए करते हैं, चीज़ों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो वो भी हो जाए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि किताबों पर नहीं है, फटाफट नोट करना है, अपने नोट्स को अपडेट करना है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द ट्रायल ऑफ द ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वॉज हेल्ड इन। अब देखो, जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज जो थी ना, इसके जो अधिकारी थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। अब हुआ क्या कि 1945 में जो है वो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उनके द्वारा समर्पण कर दिया गया। सरकार ने उनके ऊपर जो था वो केस कर दिया। इनके ऊपर केस क्यों किया गया कि उन्होंने जो है वो सरकार के प्रति अपनी निष्ठा की जो शपथ उन्होंने खाई थी उसको जो है वो तोड़ा है।
तो ये आरोप जो था वो उनके ऊपर लगाया गया था। फिर उनके ऊपर एक मुकदमा चला दिया गया। अब इस मुकदमे का जो फर्स्ट फेस हुआ था, फर्स्ट ट्रायल जो हुआ था ना, वो कहाँ पर हुआ था? वो रेड फोर्ट दिल्ली में जो था वो हुआ था, लाल किला दिल्ली में जो था वो हुआ था। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए जो था वो आज़ाद हिंद बचाओ समिति का स्थापना भी जो था वो यहाँ पर की थी। और इनको बचाने के लिए, इनके बचाव में जो पक्ष में जो वकील आए थे ना, वो कौन आए थे? वो आए थे भुल्ला भाई देसाई। उनका नाम आपने ध्यान रखना, ये प्रमुख रूप से थे। और इनका सहयोग करने के लिए तो और भी थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गया, तेग बहादुर सप्रू हो गया, ये भी जो था वो अदालत में बहस करते थे। अब यहाँ पर कुछ लोगों को फांसी सुनाई गई थी। अब इसका काफ़ी विरोध किया गया। इसके कारण क्या करना पड़ा? वाइसराय जो उस टाइम हुआ करते थे, उनको जो था वो अपने अधिकारों का, विशेषाधिकारों का प्रयोग करना पड़ा। और इन तीन लोग जिनको फांसी सुनाई गई थी, उनकी फांसी को जो था वो माफ़ करना पड़ा था। माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये 3 लोग कौन थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। इन 3 लोगों में कौन कौन आते थे? इनमें एक आते थे सरदार गुरुबख्श सिंह, एक आते थे प्रेम सहगल और एक आते थे शाहनवाज। इन 3 लोगों को फांसी सुनाई गई थी, परंतु बाद में वापस लेनी पड़ी थी, विवश होकर वापस लेनी पड़ी थी, ये आप कहेंगे। ठीक है जी। और देखो पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर के 2-3 क्वेश्चन पहले पीजीटी हिंदी में पूछे जा चुके हैं, आगे आने वाले किसी भी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प आपकी करेंगे एग्ज़ाम में। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन हो गए, एचपीजी के हो गए, हिंदी इंग्लिश हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आप में आएगी। उसके लिए आप पेपर 1 की टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। नौकरी का मसला हो तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जी जान लगाकर मेहनत करनी चाहिए और परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। और फाइनली मेरिट लिस्ट में भी आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से अवेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित कब की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर पता होना चाहिए कि कौन से वाइसराय या फिर कौन से गवर्नर जनरल उस टाइम हुआ करते थे जिनके कार्यकाल के दौरान ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना की कब गई थी आखिरकार, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी। देखो इसकी स्थापना की गई थी 1784 में। 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। और की किसके द्वारा गई थी? तो सर विलियम जॉन्स हुआ करते थे, विलियम जॉन्स के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। उस टाइम वाइसराय कौन थे? अब वो क्वेश्चन आता है। उस टाइम वाइसराय हुआ करते थे वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये वही वॉरेन हेस्टिंग हैं जिनको न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो क्या हुआ था? इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो पारित किया गया था। और इसके अंतर्गत परिषद की संख्या जो था वो घटाकर 3 कर दी गई थी। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापित की गई, वो आपने ध्यान रखना है। इनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस बने थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान जो था वो परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था। लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि कब आया था, 1793 में आया था स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ये टिपिकल से क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ही फायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, इस तरह से पूछ सकता है, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर कुछ रिबेलेंस दिए गए हैं और कुछ उनके ईयर दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिया गया है संथाल रिबेलन। संथाल रिबेलन हुआ कब था आखिरकार, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर 1855 दिया गया है। दूसरा है कोल रिबेलन, ये क्या 1831 में हुआ था। तीसरा है खासी रिबेलन, क्या ये 1829 में हुआ था। चौथा दिया गया है अहोम रिबेलन, क्या ये 1815 में हुआ था। हम पहले से स्टार्ट करते हैं। ये जो संथाल रिबेलन था ये कौन से ईयर में हुआ था। देखो संथाल रिबेलन की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, 1855 में ही ये स्टार्ट हुआ था, 1855 में ही हुआ था। और यहाँ पर संथाल आपने ध्यान रखना है कि ये जो था जमींदारों के खिलाफ किसानों के द्वारा किया गया है कि इस तरह का आंदोलन था, ये पता होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है कोल रिबेलन की अगर हम बात करते हैं कि ये कब हुआ था, तो देखो बिल्कुल यहाँ पर 1831 दिया गया है, बिल्कुल सही बात है कि कोल रिबेलन जो था वो 1831 में ही हुआ था, बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर झारखंड रीजन में जो था ये हुआ था।
ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा हमारे पास दिया गया है खासी रिबेलियन। खासी रिबेलियन की बात करते हैं तो ये 1829 में हुआ था। हाँ, 1829-33 तक ये चला था, ये आपने ध्यान रखना है। कई बार 1833 भी लिखा जाता है, तो 1829-33 आपने ध्यान रखना है कि इस दौरान हुआ था। असम में जो था ये हुआ था, कहाँ पर हुआ था? असम में जो था ये हुआ था। अभी असम में लोकसभा के इलेक्शन भी होंगे। कितनी लोकसभा की सीट्स असम में है ये आप कमेंट करके बताएंगे। इस तरह से ही ये क्वेश्चन याद रहेंगे। अगर खुद से सर्च करेंगे, खुद से देखेंगे, 2 और क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्लियर हो जाएंगे। हालांकि अगला दिया गया है अहोम आंदोलन। क्या ये अहोम आंदोलन जो था वो 1815 में हुआ था? नहीं, ये 1815 में नहीं हुआ था। नॉट करेक्टली मैच ऑप्शन डी, अहोम आंदोलन जो है ये 1815 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था जी अहोम आंदोलन? तो ये हुआ था 1828 में। 1828 में जो था ये हुआ था, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने जो था वो असम का एक अहोम क्षेत्र था, इस क्षेत्र को जो था वो अंग्रेजों ने अपने राज के तहत मिलाना चाहा था। तब इसका विरोध जो था वो किया गया था, और ये अहोम आंदोलन 1828 का ये एक आंदोलन है। तो 4 आंदोलन पता चल गए। संथाल 1855-56, कोल 1831, खासी 1829-33 असम में हुआ था, अहोम भी असम में हुआ था, 1828 में जो था ये हुआ था। ये आपने इस तरह से हर एक के बारे में ध्यान रखना है, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से नेता थे जिनके द्वारा ये क्रांतिकारी संगठन, जिसको अभिनव भारत सोसाइटी कहा गया, इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे गए कई बार। जब पहले यूपीएससी का पेपर थोड़ा आसान आता था, मतलब ये कहेंगे कि उस टाइम के हिसाब से टफ था, परंतु आज के हिसाब से थोड़ा आसान लगेगा वो देखने को। तब यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए, हमारे एचएस के एग्ज़ाम में पूछे गए, एलाइड के एग्ज़ाम में पूछे गए। सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली देखने को मिल जाएगा किसी न किसी फॉर्म में। इसकी स्थापना की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर के द्वारा जो था वो स्थापना की गई थी अभिनव भारत सोसाइटी की। ये आपने ध्यान रखना। अब देखो उस टाइम क्या था ना, उस टाइम अलग अलग आंदोलन जो था वो चलते थे, अलग अलग आंदोलन चलते थे। उन्हीं आंदोलनों के द्वारा जो था वो आक्रोश प्रकट किया जाता था, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती थी। और उस टाइम इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी सोसाइटीज़ कि एकदम से जो था वो आंदोलन हो सकता। तो इस तरह से छोटे छोटे संगठन बनाए गए। इन संगठनों का क्या योगदान रहा? यहाँ से कई क्रांतिकारी नेता इंस्पायर हुए। अब हम बात करते हैं कि एक मित्र मेला सेक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी 1899 की। इसको भी जो था वो बाद में चलकर अभिनव भारत सभा के साथ जो था वो मर्ज कर दिया गया था 1904 में। और वीडी सावरकर जो है वो अभिनव भारत सभा के संस्थापक रहे। 1904 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कब जो था वो मित्र मेला को जो था वो मर्ज कर दिया गया था अभिनव भारत के साथ। तो ये 1904 में किया गया था। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि क्या होते थे, बॉम्ब फेंके जाते थे। जैसे कि 1909 में एक घटना इस तरह की हुई थी। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे नासिक के, जिनका नाम जैक्सन था, उनको जो था वो फिर मार दिया गया था इसी तरह की घटना में। तो इस तरह के क्रांतिकारी नेता यहाँ पर जो था वो इन्वॉल्व रहते थे। और अगर हम बात करें कि 1912 में क्या हुआ था, 1912 में जो था वो एक बॉम्ब जो था वो बनाया गया था। उस बॉम्ब को थ्रो किया गया वायसराय हार्डिंग के ऊपर। वायसराय हार्डिंग के ऊपर इसको थ्रो किया गया। और इसको थ्रो करने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस थे और सचिन सन्याल जो था वो इसको थ्रो करने वाले थे, जिन्होंने थ्रो किया था। बाद में चलकर केसेस भी चले, इंक्वायरीज भी जो था वो बैठी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से। उससे पहले देखो, अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज में स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री को 1857 ऑनवर्ड, और इस तरह के क्वेश्चन ही वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो अगर एलाइड की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप जो है वो दे सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, नीचे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हम टफेस्ट सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, और उस टफेस्ट सिचुएशन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिंक नीचे मैंने बता दिया है, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर ईमानदारी के साथ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन 1879 द बंगाली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि 1879 में द बंगाली न्यूज़पेपर जो था वो स्टार्ट किया गया था, परंतु किसके द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया न्यूज़पेपर है ये। देखो अगर हम बात करते हैं ना 1879 की, तो ये 1879 में द बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलो, बंगाली न्यूज़पेपर तो आपको पता चल गया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो था वो स्टार्ट किया था। हम यहाँ पर कुछ और भी न्यूज़पेपर पहले पढ़ चुके हैं। पहले तो लास्ट टाइम मैंने इसी सीरीज़ में आपसे क्वेश्चन पूछा था ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के बारे में। जो द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर अभी भी पब्लिश होता है, अभी भी आता है, उसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो सभी ने बहुत अच्छे से आंसर बताया था कि सरदार दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और 1881 में लाहौर से स्टार्ट किया गया न्यूज़पेपर था ये। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम और न्यूज़पेपर की बात करते हैं। न्यूज़पेपर्स में मुख्य रूप से क्या किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं पहला न्यूज़पेपर द बंगाल गैजेट करके था। 1780 में ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया और इसको जो प्रकाशित करने वाले थे वो थे जेम्स अगस्टन हिक्की, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। हमारे जो बाल गंगाधर तिलक जी जो था वो क्रांतिकारी थे, इनके द्वारा 1881 में केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया, मराठा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया। बॉम्बे से इस तरह के क्रांतिकारी काम इनके द्वारा किए गए। महात्मा गांधी जी के से बहुत सारे इंस्पायर्ड न्यूज़पेपर हैं, पत्रिकाएं हैं, जिनमें यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन जो है वो आ जाते हैं। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय थे, इनके द्वारा वंदे मातरम न्यूज़पेपर जो था वो स्टार्ट किया गया था। वंदे मातरम न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है ये वंदे मातरम, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ये भी साथ में एक और बात ध्यान रखनी है कि जब न्यूज़पेपर का प्रभाव बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ गया, लोग इंस्पायर होने लगे, मोटिवेट यहाँ से होने लगे, तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में पारित कर दिया गया लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। और इसमें था कि किसी भी पब्लिशर को कहा जा सकता है कि आप अपना न्यूज़पेपर पब्लिश मत कीजिए, ये सिक्योरिटी पीस के लिए जो है वो खतरा है देश की। और इसमें जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपील भी नहीं की जा सकती थी, इसमें अपील का राइट भी नहीं दिया गया था। बाद में चलकर देखो इसको जो था वो रद्द भी कर दिया गया था और इसको जो रिपील किया गया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। 1882 की बात है जब इसको रिपील कर दिया गया था, तो वो भी आपने ध्यान रखना है, वो भी क्वेश्चन एक बनेगा एग्जाम में। कुछ एक न्यूज़पेपर्स हमने जान लिए, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हमने साथ में जोड़ लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर सेपरेशन ऑफ रेल बजट फ्रॉम जनरल बजट टुक प्लेस। तो बोलते हैं कि रेल बजट जो है ना उसको आम बजट से जो था वो कब अलग किया गया था। देखो, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में। 1924-25 इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस दौरान जो था वो रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। बजट का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि पहले देखो बजट जो था वो रेल का बजट आता था, फिर पहले तो बजट आता था, फिर रेल का बजट आने लगा अलग से, बजट से उसको निकाल दिया गया क्योंकि रेल एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया था। जो कि हम बात करते हैं कि रेलवे की लाइन जो इंडिया में बिछाई गई थी पहली बॉम्बे टू ठाना, वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान जो था वो बिछाई गई थी, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। अब देखो रेल को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, बजट अलग से आ गया, काफ़ी टाइम तक ये अलग से ही आता रहा। अब तो खैर एक ही ओवरऑल बजट जो है वो आता है। तो 1924-25 में उस टाइम वाइसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था जब 1924-25 में जो था ये हुआ था कि रेल बजट को जो था वो आम बजट से अलग कर दिया गया था। और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था? इनके कार्यकाल के दौरान 1924 में लोक सेवा के लिए जो था वो एक ली कमीशन भी बिठाया गया था। ली कमीशन आपने ध्यान रखना है कि किसके कार्यकाल के दौरान आया था, कौन से ईयर में आया था। ये 1924 में आया था और कौन से किसके कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान ये आया था। तो इतना यहाँ से ध्यान रख लिया तो एनफ है, काफ़ी है। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कि रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन। तो बोलते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको वापस कर दिया था या त्याग दिया था, यूं कहें। कौन से ईयर की ये बात रही जब इसको वापस कर दिया गया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन से ईयर की ये बात है। लास्ट एडिशन जो था ना इस सीरीज़ का, उसमें हमने ये डिस्कस किया था, डिटेल से हमने डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके बताएंगे। ये क्यूजीज़ भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने को। हम टेलीग्राम पर आजकल क्यूजीज़ जो है वो अपलोड कर रहे हैं, तो टेलीग्राम पर क्यूज देख लेना। अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर क्यूजीज़ शाम को 8 बजे अपलोड किए जा रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। वहाँ से भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट सीरीज़ को मिस मत करना क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नौकरी के लिए, तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।